influence people and make them understand our perspective in a convincing way. Now, my friends, fasten up your seat belts as we are going to have a scintillating competition, Talk to Convince. The purpose of the competition is to ensure that you express your thoughts clearly and forcefully on the topic of your choice. The idea is to convey the key issues in a short time convincingly. Let me have the pleasure to install the judges and the timekeeper. Judges, please be seated in the first row. Coach Govind Sharma, Delhi chapter. Coach Shyam Garg, Coach Vinay Bhagat, Coach Vandana Agarwal. And the timekeeper, Coach Ashok Agarwal, please take your seat on the dais. क्या आप मानते हैं कि ज्यादातर व्यक्ति अपनी परिजनों की मृत्यु होने पर उसका शव दाह का संस्कार अग्नि में करते हैं? क्या आप मानते हैं कि इस कार्य के लिए कीमती पेड़ों की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है? फिर तो आप यह भी मानते होंगे कि इसके लिए अंधाधुंध जंगल काटे जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो क्यों मेरे दोस्तों, क्यों हम इतने सुंदर प्लैनेट को बचाने के लिए इस लकड़ी का कोई विकल्प क्यों नहीं चुनते? पिछले दिनों शमशान घाट गया मैं, परिजन की मृत्यु होने पर उसके शव पर 400 किलोग्राम लकड़ी, 10 किलोग्राम चंदन की लकड़ी, 50 किलोग्राम हवन सामग्री एवं 30 किलो कीमती देसी घी का प्रयोग किया गया। पूरे शमशान का वातावरण दम घोटू एवं गैस चैम्बर का समान था। जब मैं वापसी आ रहा था, मैंने लेफ्ट साइड में देखा कि एक इलेक्ट्रिक क्रेमेशन हाउस वो बिल्कुल खाली पड़ा था। तभी एक थोड़ी देर के लिए मैं देखा कोई आ रहे थे लोग, तो उधर मुड़े तो वहां पर उनके मृत शरीर के ऊपर सिर्फ 100 ग्राम चंदन की लकड़ी डाली गई, गंगा जल छिड़का गया और पूरा शव इलेक्ट्रिक चैम्बर में रख दिया। और सिर्फ 1 घंटे में शव दाह संस्कार संपन्न हो गया एवं अस्थियां भी परिजनों को सौंप दी गई। मित्रों, क्या आप मानते हैं कि व्यक्ति जब मरता है खाली हाथ नहीं जाता, बल्कि एक पूरा का पूरा पेड़ जिसे पनपने में सालों साल लगते हैं अपने साथ ले जाता है? तो CNN की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 6 करोड़ वृक्ष इस काम के लिए काटे जाते हैं। लाखों टन कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण फैलाने में सहायक होता है। मित्रों, हम प्रण करें कि मरने से पहले प्रतिज्ञा करके जाएं कि हमारे बाद हमारे शव का दाह संस्कार अग्नि में ना होके बल्कि इलेक्ट्रिक क्रेमेशन में हुआ है, ताकि पेड़ों की अमूल्य लकड़ी बचे, प्रदूषण कम हो, राख जो हम पानी में बहा देते हैं, जल प्रदूषण कम हो, ये हमारी ग्लोबल वार्मिंग कम हो। धन्यवाद। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हमें अपने पर्यावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि प्लास्टिक के बढ़ते प्रयोग की वजह से हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है? तो फिर तो आप यह भी मानते होंगे कि हमारे पर्यावरण को साफ सुथरा रखना हम सबकी ही जिम्मेवारी है। तो क्यों मेरे दोस्तों, क्यों हम बाजार जाते समय कपड़े का एक थैला उठाने में हिचकिचाहट करते हैं? क्यों हम प्लास्टिक के थैले बार बार घर लाकर पर्यावरण को दूषित करने में भागीदार बन रहे हैं? मेरा मन पीड़ा से रो उठता है जब मैं किसी जानवर को प्लास्टिक बैग खाकर दर्द से तड़पते और कड़राहते हुए देखता हूं, या मैं अक्सर ही समाचारों में सुनता हूं कि जलीय जीव प्लास्टिक खाने की वजह से बड़ी तेजी से मर रहे हैं। यह तो हम सब लोग जानते ही हैं कि प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है और इसे जलाने से बहुत सा हानिकारक धुआं निकलता है, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो रहा है। कैसी विडंबना है कि जिस मां ने हमें रहने के लिए जगह दी, जिस मां ने हमें जीवन जीने के सभी साधन दिए, उसी मां का जीना हम दुभर कर रहे हैं। उसी मां की छाती को हम प्लास्टिक के बड़े बड़े पहाड़ों से लाद रहे हैं। हमें इस बात को मानना होगा कि प्लास्टिक की थैलियों का बढ़ता प्रयोग बेहद बेकार, व्यापक रूप से अनैतिक और संभावित रूप से घातक है। दोस्तों, हम सब आदत से मजबूर सरकारों की ओर देखते रहते हैं, लेकिन किसी भी देश की सरकार हम सबके सहयोग के बिना क्या ही कर सकती है? क्या आपको नहीं लगता हम सबको अपने आप से शुरुआत करनी चाहिए?
तो क्यों ना हम जब भी बाजार जाएं कपड़े का एक थैला अपने साथ लेकर जाएं, और क्यों ना हम इन्हीं कपड़े के थैलों को अपनी फैशन स्टेटमेंट बना लें। धन्यवाद। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आप सब लोग खुश रहना चाहते हैं? तो दोस्तों, क्या आप यह भी मानते हैं कि हम लोग खुश रहने के लिए हर प्रयत्न करते हैं? तो दोस्तों, फिर आप यह भी मानते हैं कि हम खुशी हमारे एक्चुअली अंदर से ही आती है? जी हाँ। तो फिर क्यों मेरे दोस्तों, क्यों हम खुशी का वो कारण नहीं ढूंढ पाते जिनसे हमें अंदरूनी खुशी मिलती है? मेरा दिल रो पड़ता है जब मैं देखता हूं कि ज्यादातर समझदार लोग भी मैटेरियलिस्टिक चीजों में खुशी ढूंढते हैं जो कि कुछ ही क्षण भर की होती है। एक WHO के रिसर्च के अनुसार यह पाया गया कि खुशी पाने के लिए केवल 3 मंत्र ही मूल मंत्र हैं। पहला, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, दूसरा प्लेजेंट वर्क एनवायरनमेंट, और तीसरा गिविंग बैक टू द सोसाइटी। नंबर 1, मीनिंगफुल रिलेशनशिप, ये दोस्तों अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव है। किसी भी खुशहाल जिंदगी के लिए आपको आपके परिवार, दोस्तों और समाज के साथ एक बहुत अच्छे और सार्थक रिश्ते सिर्फ खुश ही नहीं रखते आपको, बल्कि आपके स्ट्रेस भी कम करते हैं। नंबर 2, प्लेजेंट एनवायरनमेंट। दोस्तों, आज का समय हम सब लोगों का ज्यादातर हमारे बिजनेस, प्रोफेशन, ऑफिस में ही बीत जाता है, तो इसके लिए हमें खुश रहना बहुत जरूरी है। तो वहां पे एनवायरनमेंट, खुशी होना, बहुत प्लेजेंट एनवायरनमेंट जरूरी है। नंबर 3, गिविंग बैक टू सोसाइटी। जब भी हम किसी को निस्वार्थ तन मन धन से कुछ समय से सेवा करते हैं तो हमारी को एक अंदरूनी खुशी होती है। तो दोस्तों, वास्तव में हम खुश रहना चाहते हैं? तो दोस्तों, खुशी रहने के बहाने अनेक हैं। अगर आप चाहें तो खुशी कहीं भी मिल सकती है अगर आपके इरादे नेक हैं। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? थैंक यू। Friends, do you agree with me that animals are live, conscious beings? Yes. Do you agree with me that animals have feelings and emotions? Yes. Do you also agree with me that we have no right to kill animals? Yes. Then why, my friends, why 1,24,000 animals are killed for meat eating every single minute? My heart bleeds when I see the chicken stuffed in small cages in trucks or vans or hung upside down on two-wheelers. Why don't we understand that animals are highly sensitive to vibrations? Fear, anger, hatred, sadness, and helplessness. These are the emotions which every animal living in the vibrations of pain and death of a slaughterhouse undergoes for a month, 2 months, or till its turn to be killed comes. And these are the emotions which are consumed by us with every bite of Rogan Josh, butter chicken, or seekh kebabs. It has been proved medically that the toxic byproducts of meat diet damage the DNA, turning our cells cancerous. Our father of the nation, Mahatma Gandhi, said, "For me, the life of a lamb is no less precious than the life of a human being." So friends, are you with me now that we have no right to brutally butcher animals so that we may enjoy our feast? Yes. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अच्छी जिंदगी जीने के लिए शिक्षा जरूरी है? Yes. दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि देश की तरक्की शिक्षा पर निर्भर करती है? जी हाँ। तो मेरे दोस्त, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि लड़कियों की शिक्षा लड़कों के बराबर होनी चाहिए। जी हाँ। फिर क्यों मेरे दोस्त, क्यों? फिर
क्यों मेरे दोस्त, क्यों आज हमारे यहाँ पर कितनी लड़कियां शिक्षा से वंचित रह जाती हैं? एक सर्वे के अनुसार 40% हमारी एडोलसेंस गर्ल्स स्कूल से बाहर हो जाती हैं और 30% गर्ल्स तो हमारी इस तरह से गरीब घरों की हैं जो स्कूल की दहलीज और तक नहीं देख पाती हैं। और हमारे यहाँ पर हम गांव की स्थिति तो और ज्यादा खराब है। हम और हमारी सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। दोस्तों, अगर आप किसी लड़की को पढ़ाएंगे तो आप पूरी जनरेशन को पढ़ाएंगे, और यदि आप किसी लड़के को पढ़ाएंगे तो खाली एक व्यक्ति को पढ़ाएंगे। यह है लड़की पढ़ाने की महत्ता। मैं नमन करता हूँ सावित्रीबाई फुले जी का, जिन्होंने 1848 में पुणे में एक कन्या विद्यालय की स्थापना के लिए सरकार के विरोधों की बात की, और वो पहला कन्या विद्यालय था देश का। दोस्तों, मेरा दिल रो पड़ता है जब मैं किसी घर में जाता हूं और देखता हूं कि लड़का टेबल पर पढ़ाई कर रहा होता है और लड़की घर के काम में लगी होती है। कभी उस लड़की की आंखों में झांक करके आप देखिए, वो कह रही होती है कि मैं भरी हुई अरमानों से, मत रोको मेरे अंदर के तूफान को, फड़फड़ा रहे पंख मेरे, मुझे उड़ान दो, मुझे उड़ान दो। मैं आपसे एक अपील करना चाहता हूं उस बच्ची की उड़ान को रोकने के लिए कि आप में से एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति किसी एक जरूरतमंद लड़की की को पढ़ाने की जिम्मेदारी लें। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? Yes. Friends, do you agree that we all are addicted to mobile phones these days? Yes. Do you agree that our time is precious? Yes. Do you agree that our relationships are of importance? Yes. Then why, my dear friends, why we are wasting hours and hours of time scrolling through the social media? We have hundreds of friends on social media with whom we start sharing pleasantries with our half eyes open. The first urgent thing in the morning is to WhatsApp good mornings and wisdom-laden messages. But what about our real life? Our relations with friends and family are crumbling. At times, we find ourselves lost and miserable. We are so busy with the virtual world that we are even losing connections with our real selves. I am pained to see even the small children are busy on the smartphone. How can the values be inculcated in the children if the parents themselves are busy on the smartphones? All that time that was supposed to be utilized with the children is wasted on the social media. Friends, don't you think that it's the urgency of the hour to make use of this technology for some productive activities? Yes. Friends, the quality of a nation depends upon the quality of its individuals. And if the individuals keep losing their time in wasteful activities instead of investing in self-development, then how can we even dream of our country to become a superpower? Thank you. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आप जिंदा हैं? तो आप ये भी मानेंगे कि जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ही सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत सिर्फ और सिर्फ पेड़ पौधे ही हैं। तो फिर क्यों मेरे दोस्तों, क्यों हम अपनी जिंदगी में जरूरतों के लिए अंधाधुंध पेड़ों की कटाई कर रहे हैं? क्यों हम इस धरती को हरियाली से विहीन कर रहे हैं? आइए आज मैं आपसे कुछ आंकड़े शेयर करना चाहता हूँ। हम हर साल 1 करोड़ हेक्टेयर जंगल अपनी जरूरतों के लिए काट रहे हैं। लगभग 4.5 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड हम इस एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं। और आप विश्वास करिए 11 लाख लोग सिर्फ भारत में ही प्रदूषण की वजह से समय से पहले मर जाते हैं। ये सब सोच के और देख के मेरा दिल रो उठता है कि क्या हम अपने आगे वाली जनरेशन को चेहरे पे मास्क, पीठ पर सिलेंडर, घुटन, धुआं, प्रदूषण से जिंदगी देना चाहते हैं? नहीं दोस्तों, नहीं, हम ये सब उन्हें नहीं देके जाएंगे। उसके लिए हमें सिर्फ छोटे छोटे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। सबसे पहले सेव इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के उपकरणों को बंद रखें, मेट्रो, सीएनजी, बैटरी व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, कारपूल करें, और सबसे बड़ी बात, पेड़ लगाएं। We need 160 billion trees in next 20 years to curb pollution. इसका मतलब हर आदमी को 2 पेड़ हर साल लगाने चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि हर एनिवर्सरी पे, बर्थडे सेलिब्रेशन पे, हर फैमिली मेंबर्स के किसी ओकेजन में कम से कम 1 पेड़ लगाएं।
उस एक पेड़ को कम से कम 1 साल तक ख्याल रखें। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर हम ये ऐसा करेंगे तो हम आने वाली जनरेशन को एक स्वच्छ, निर्मल और स्वर्ग जैसी प्रदूषण मुक्त धरती देके जाएंगे। अंत में ये कहना चाहता हूं कि जितने पेड़ काटे उसके दुगने पेड़ लगाते हैं और इस प्रदूषण की मुसीबत को जड़ से मिटाते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? थैंक यू। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हमारे ऋषि महान थे? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि उनके लिखे हुए ग्रंथ हमारे लिए सच्चा ज्ञान का पिटारा है? तो दोस्तों, फिर तो आप यह भी मानेंगे कि उनका ज्ञान ही हमारी सच्ची धरोहर है। फिर क्यों मेरे दोस्तों, क्यों हमने अपने ऋषि मुनियों को, उनके लिखे हुए ग्रंथों को और उनके ज्ञान को पूर्णतः भुला दिया है? दोस्तों, आज से 5000 वर्ष पूर्व एक महर्षि पैदा हुए। जरा उनका ख्याल करें, और उन्होंने हमारे लिए 5000 वर्ष पूर्व एक महान ग्रंथ जिसका नाम है योग सूत्र, उसकी संरचना की थी। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि, उन्होंने हमें यह बताया था कि ध्यान योग के माध्यम से हम समाधि तक पहुंच सकते हैं। अब ये समाधि यह है उच्चतम चेतना का स्तर, उसी स्तर पर जिस पर भगवान शिव, कृष्ण, राम या बुद्ध बैठे। तो दोस्तों, कितना महान ज्ञान है ये। और उन्होंने कहा है कि एक बार आप समाधि को छू दिया आपने, तो आपके जीवन में महान चीजें घटनी स्वयं शुरू हो जाती है। दोस्तों, इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज अबाउट हायर कॉन्शियसनेस। दोस्तों, मेरा दिल करा उठता है जब मैं चारों ओर नजर उठाता हूँ और देखता हूँ कि न हमने न हमारी अगली पीढ़ी ने कोई भी काम किया है इस महान ज्ञान को संचित करने में। वहीं दूसरी ओर सैकड़ों अमेरिकी, जर्मन, फ्रांसीसी युवक ऋषिकेश जैसी जगह पर आकर ध्यान योग सीखकर समाज में प्रवेश कर लाभान्वित हो रहे हैं, और उनके लिए महर्षि पतंजलि ही सब कुछ है। दोस्तों, आप प्रण लें कि महर्षि पतंजलि की बड़ी बातों में ध्यान रखेंगे और समाज में प्रवेश करेंगे। आप करेंगे ना? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। दोस्तों, क्या आप सहमत हैं कि एयर पोल्यूशन हमारी हेल्थ को बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है? क्या आप सहमत हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 10 वर्ष तक कम हो चुकी है? क्या आप सहमत हैं कि एयर पोल्यूशन का सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे बुजुर्ग व्यक्तियों और छोटे बच्चों को? फिर क्यों दोस्तों, क्यों हम फिर भी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एयर पोल्यूशन की वजह से ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और लंग कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो जाती हैं? यही नहीं, एयर पोल्यूशन हमारी किडनी, हार्ट और लीवर को भी बहुत बुरी तरह प्रभावित करता है। दोस्तों, मेरा दिल रो उठता है जब मैं देखता हूं एक 12 साल का छोटा बच्चा अपने स्कूल बैग में अस्थमा के पंप्स लेकर जा रहा है। दोस्तों, हर साल दिवाली के बाद दिल्ली का पोल्यूशन एक्यूआई इंडेक्स 500 के पार पहुंच जाता है, जो कि नॉर्मल एक्यूआई इंडेक्स से 5 टाइम्स ज्यादा है। दोस्तों, हम लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है, और यह स्थिति पिछले 10 साल से लगातार चली आ रही है। हर साल के साल वही नौबत आती है और हर अगली दिवाली आती है, फिर हमारा पोल्यूशन इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ जाता है। अभी हाल ही में एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने स्टेटमेंट दिया है कि दिल्ली के लोग एक गैस चेंबर में रह रहे हैं। दोस्तों, अब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि पोल्यूशन को इंप्रूव करने के लिए हम कुछ ठोस कदम उठाएं। हमारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कई तरह के कदम उठा रही है, फिर चाहे वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करना है या फिर पुराने व्हीकल्स को डिस्कार्ड करना है। लेकिन खाली सरकार के करने से ही कुछ नहीं होगा। हर व्यक्ति का फर्ज है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए। हमें आसपास जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना चाहिए या पैदल चल जाएं, कुछ भी करें, लेकिन एयर पोल्यूशन को कम करने के ठोस कदम उठाएं। दोस्तों, साफ हवा में सांस लेना हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है, और अपने शहर को साफ और पोल्यूशन फ्री रखना हमारा कर्तव्य है। क्या आप सहमत हैं? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं? तो दोस्तों, आप ये भी मानते हैं कि बिना बच्चों के ये संसार अधूरा है? दोस्तों, आप ये भी मानते होंगे कि बिना बच्चों के ये दुनिया चल नहीं सकती? तो क्यों मेरे दोस्तों, पर क्यों
जब हम बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं तो उन्हीं बच्चों को उनके साथ जो हमारा व्यवहार है वो हम गलत करते हैं। दोस्तों, छोटे बड़े बच्चों को हम बाल मजदूरी में धकेल देते हैं। मेरा दिल उसमें रो पड़ता है जब मैं छोटे बड़े बच्चों को ये अनहेल्दी और खतरनाक स्थितियों में मजदूरी करते हुए देखता हूँ। दोस्तों, रूह कांप उठती है जब छोटे छोटे बच्चों को इतनी सर्दी, ठुठुरती सर्दी में किसी बर्तन मांजते देखता हूँ किसी ढाबे में। दोस्तों, इस पूरे इसके बाल मजदूरी का जब तक ये अंत नहीं होता, हम अपने समाज को इसमें कलंक नहीं उतार सकते। जब तक ये कलंक लगा रहेगा तो हम देश तरक्की नहीं कर सकता, ना ये दुनिया कर सकती है। दोस्तों, अज्ञानता और अनपढ़ता के कारण दुनिया में 25 करोड़ बच्चे मजदूरी करने के लिए मजबूर है और भारत में इनकी संख्या 2.5 करोड़ के करीब है। जब तक ये कई सरकारों ने हमारे कानून बनाए हैं लेकिन इनको पालना करने के लिए उसके बाद पर्याप्त साधन नहीं होते। दोस्तों, ये सबको नीतिकारों को और हम सबको ये समझना पड़ेगा कि जब तक हम बच्चों को भविष्य सुरक्षित नहीं करेंगे वो बच्चे अपना आगे फ्यूचर नहीं देख पाएंगे। तो दोस्तों, क्या हम इस बाल मजदूरी को दूर करने के लिए मेरे साथ हैं? फिर वो दिन दूर नहीं जब हर एक बच्चा अपने हाथ में कॉपी किताब लेके अपने सुनहरे भविष्य को संजोएगा। थैंक यू। साथियों, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि प्राचीन काल की गुरुकुल व्यवस्था शिक्षा देने की उचित व्यवस्था थी? क्या आप मेरी बात से सहमत हैं कि देश विदेश के छात्र इन गुरुकुलों में प्रवेश पाने के लिए लालायित रहते थे? फिर तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि इस गुरुकुलों में नाना प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी। लेकिन आज मेरे दोस्तों, ये हमारे गुरुकुल आज इनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। साथियों, मैं आपका ध्यान देना चाहता हूं कि सन 1811 के अंदर जब इंग्लैंड के अंदर प्रथम स्कूल की स्थापना हुई, उस समय भारत में 7,32,000 गुरुकुल हुआ करते थे और भारत में गांव की संख्या 7,50,000 हुआ करती थी। यानी 7,50,000 गुरुकुल और 7,50,000 गांव और 7,32,000 गुरुकुल, यानी हर एक गांव के अंदर एक गुरुकुल हुआ करता था और इन गुरुकुलों के अंदर नाना प्रकार की शिक्षाएं प्रदान की जाती थी, जैसे पृथ्वी, जल, आकाश, पाताल, और उसके अंदर गौपालन, पशुपालन, कृषि और नाना प्रकार के अस्त्र चलाने की शिक्षा प्रदान की जाती थी। साथियों, इन गुरुकुलों से विद्वान लोग बाहर निकलते थे जो मानवता के कल्याण के लिए कार्य करते थे। जिस राष्ट्र के गुरुकुल इतने प्रभावी हों, उस राष्ट्र का आज क्या हाल हो गया। साथियों, आज गुरुकुलों को पुनः स्थापित करने की आवश्यकता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि हमें खुश रहना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि हमें हेल्दी रहना चाहिए? तब तो आप ये भी मानेंगे कि खुश रहने के लिए मेंटली हेल्दी होना जरूरी है। तो क्यों दोस्तों, क्यों ऐसा होता है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं? यहाँ पे बैठा हर दूसरा इंसान किसी ना किसी मेंटल हेल्थ इशू से परेशान होगा, लेकिन हम इस पे बात करने को तैयार ही नहीं है। हम घबराते हैं इस बात को एक्सेप्ट करने से। मेरा दिल दर्द से कह रहा उठता है जब मैं ये सुनता हूँ कि किसी स्कूल के बच्चे ने एग्जाम में फेल होने पर सुसाइड कर लिया। या पता चलता है कि कोई बेहद प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बड़ा कलाकार बन सकता था, सिर्फ खुद से हार कर अपने आप को खत्म कर लेता है। बड़ी शर्म की बात है कि हमारा देश दुनिया में 136वें नंबर पे आता है हैप्पीनेस इंडेक्स के मामले में। WHO की माने तो हमारे देश का हर तीसरा इंसान डिप्रेशन का शिकार है। हमने न जाने कितने ही आर्टिकल और डिबेट इस टॉपिक पे सुने होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम आज भी इस बात को अपनी रोजाना की दिनचर्या की बातों में ला सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है दोस्तों।
मेंटल हेल्थ को इग्नोर करना कभी भी ना सही था, ना है, ना होगा। हमें ये मानना होगा कि ये समस्या है और इस पे हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इस गंभीर समस्या को समाप्त करने के लिए हम कुछ छोटे छोटे कदम उठा सकते हैं और इसकी शुरुआत हम आपस में बात करके कर सकते हैं। तो आप मानते हैं कि हम इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? क्या हम आपस में बात करने को तैयार हैं? क्या हम अपने इश्यूज को अपने दोस्तों को बताने को तैयार हैं? क्या हम उनके इश्यूज को सुनने को तैयार हैं? तो चलो दोस्तों, हम ये कदम उठाएं। Oh, what a great competition it was, setting the hall vibrating with huge energy and enthusiasm. Having positive thoughts in a day is really important in life. When you are happy, you tend to attract happy people who have some wonderful thoughts. And now, it's the time for thought of the day. The thought of the day speaker is a tall leader from Delhi chapter, a multi-dimensional personality, a thought leader, and a lawyer in the Supreme Court of India. So please welcome him with the loads of celebration, as I would like to invite the Dynamo coach Abir